प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और राज्यों में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले देश भर के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। पीएम मंगलवार को शाम 5 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे। मन की बात में पीएम ने चंदौली के भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी शिवपाल सिंह की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दिन काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर पीएम जापानी डेलीगेसी के मौजूदगी में 550 प्रबुद्ध जनों से बातचीत भी करेंगे। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोफी सब्सटेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि हम भारत में नार्कोटिक्स द्रव्यों को आने भी नहीं देंगे और भारत को उसका रास्ता बनने भी नहीं देंगे। नार्को टेरर को भी रोकना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस दौरान 19 कार्य दिवस होंगे। यहाँ 24 घंटे आरटी-पीसीआर की सुविधा रहेगी। अधिकतम सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है। 311 सांसदों ने दोनों डोज ले लिए हैं। वहीं 23 सांसद कोरोना होने की वजह से वैक्सीन नहीं ले पाए। संसद के मानसून सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार शाम पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई। इस बैठक में जहां एक तरफ संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियों पर चर्चा होगी, वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा दल में अहम बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है। महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियां और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। यूपी की जनसंख्या नीति को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो राज्य जो करना चाहे करे, लेकिन हमारी राय यह है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी। जब महिलाएं पूरी तरह से पढ़ी लिखी होंगी तभी प्रजनन दर कम होगी। हमें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये कम होना शुरू होगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 को खत्म करने का मकसद सिर्फ जम्मू को लूटना था। कश्मीर में महंगाई से जनता काफी परेशान है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। गृह मंत्रालय स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आई अचानक बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद के लिए कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। मैं सभी प्रभावित क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील करता हूं। साल 1999 के चर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसके तहत मामले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2 दशक पुराने इस नरसंहार में कथित रूप से माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। लखनऊ के काकोरी से कल गिरफ्तार किए गए अलकायदा के 2 आतंकियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकारों से महामारी के प्रसार को रोकने वाले प्रतिबंधों को ज्यादा ढील नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें महामारी की तीसरी लहर को नहीं भूलना चाहिए। आईएमए ने एक रिलीज में कहा है कि तीसरी लहर से पहले देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी तक वैक्सीनेशन पहुंचाना ही इस लहर के प्रभाव को कम कर सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने विधानसभा के आगामी सत्र में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी ये पत्र लिखा। इसके साथ ही निरस्त करने को लेकर शासकीय संकल्प लाने की मांग रखी है। कमलनाथ ने सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की मांग की। प्रियंका गांधी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 1 घंटे से ज्यादा चर्चा की। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में सीएम भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पहले असम और बिहार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया। हमें मालूम है कि वहां भी यही हश्र होगा।
जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पहली बार शिवपुरी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं मंत्री सिसोदिया ने कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके बाद मंत्री सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं, जिले में भ्रष्टाचार रहित काम होने चाहिए। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में संघ को जमीन अलॉट करने के मामले पर जमकर सियासत चल रही है। जमीन अलॉट करने के विरोध में रविवार को दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया था, जिसे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बचपना बताया है। वहीं भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक निशाना साधा। उन्होंने अपने बयानों में कहा कि जिस उम्र में आदमी को मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, वो बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस में युवा नेताओं और एनएसयूआई में जवानों का टोटा है। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पैदल नदी पार कर माकर गांव पहुंचे। उन्होंने सड़क खराब होने के चलते 8 किलोमीटर की दूरी ट्रैक्टर से तय की। संसदीय सचिव के साथ अधिकारियों को देखकर ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि अब नदी पर जल्द ही पुल बन जाएगा। साथ ही पैदल नदी पार करते रहे हैं वो अब तक, और पेयजल की समस्या भी अब नहीं होगी। रायसेन में स्वागत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। सभी जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तभी बीजेपी कार्यकर्ता प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया के सामने झगड़ पड़े। नरसिंहपुर के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल विगत दिनों वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री कुंवर शाह ने रंगोली से बने स्वास्तिक चिन्ह पर पैर रख दिया था, जिसकी फोटो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के लोग विरोध पर उतर आए थे। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बर्तन, थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते, वो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते रहेंगे। भाटापारा के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता बैलगाड़ी से तो कुछ बाइक को धक्के मारते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पीएम के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं महंगाई कम नहीं होने पर एनएसयूआई ने उग्र आंदोलन करने की बात भी कही। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। रायसेन जिले में आज यूथ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। वहीं उदयपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। अनलॉक होने के बाद भी ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी को नहीं खोला गया है, जिससे मंडी व्यापारियों में खासा रोष है। कारोबारियों और पल्लेदारों ने सब्जी मंडी से एक रैली निकाली, जो कि संभागीय आयुक्त कार्यालय मोतीमल पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना आपदा के लाभ उठाकर मंडी को हमेशा के लिए बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। बेमेतरा में आज किसानों ने लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बीते कई दिनों से बिजली की कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। ये समय फसल की सिंचाई और रोपाई का है, लेकिन बिजली न होने की वजह से फसलें मुरझा रही हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी माना है कि अटल ज्योति योजना का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। खाद्य बीज और खाद की कमी के चलते किसानों ने आज भानु प्रतापपुर के केवटी चौक पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते रास्ता 4 घंटे बंद रहा। किसानों और एसडीएम के बीच 3 दिनों में खाद आपूर्ति की सहमति बनने के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। रायगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन अब तक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाया है। समितियों में डिमांड की तुलना में केवल 25% खाद की ही आपूर्ति हो पाई है। ट्रांसपोर्टेशन समय पर नहीं होने की वजह से समितियों तक खाद नहीं पहुंचा है। नतीजतन अन्नदाताओं को परेशानी हो रही है। वहीं मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अब बीजेपी खाद के मुद्दे को लेकर जल्द ही आंदोलन की रणनीति बना रही है। भिंड के मरौली गांव के ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कंपनी पर मनमानी और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। एक किसान ने बताया कि उसके खेत में बिना अनुमति टावर खड़ा कर दिया गया और विरोध करने पर कंपनी के ठेकेदारों ने उससे मारपीट भी की। वहीं शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर किसान ने अन्य पीड़ित किसानों के साथ थाने में ही धरना दिया। जशपुर जिले के टांगर गांव में स्टील उद्योग की स्थापना को लेकर आसपास के दर्जन भर गांव के लोगों ने विरोध का स्वर तेज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उद्योग से प्रदूषण नहीं चाहिए, बल्कि पेड़ों की हरियाली से स्वस्थ रहना है। इलाके में उद्योग की स्थापना से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ की बातें समझाने वालों को ग्रामीण महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर दूर तक दौड़ाया। एमपी के 1,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 का क्लेम अब तक नहीं मिला है। 2 साल पहले बर्बाद हुई फसल का क्लेम लेने के लिए किसान इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो जवाब मिलता है और ना ही फसल बीमा का पैसा। इन सभी किसान के खातों से बैंकों ने फसल बीमा का प्रीमियम भी काट लिया है। वहीं कांग्रेस राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है।
कोरबा में कोरोना काल के दौरान नियुक्त हुए हेल्थ वर्कर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जबकि सीएमएचओ पहले ही सिविल सर्जन के खाते में पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं। वहीं परेशान स्वास्थ्य कर्मी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे, जहां कलेक्टर ने 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कराने का आश्वासन दिया। बलरामपुर के दाथराम गांव में पेयजल की समस्या दूर नहीं होने पर ग्रामीणों ने कुदरती पानी को ही प्यास बुझाने का जरिया बना लिया है। दरअसल दाथराम गांव के ग्रामीणों ने झरने के पानी को प्यास बुझाने का जरिया बनाया है, जिसकी जनपद पंचायत सीईओ रणवीर साई ने भी तारीफ की। बलौदाबाजार के बागमाड़ा में पटवारी का रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक किसान ने वायरल किया है। इसके साथ ही कलेक्टर से पटवारी के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की। मुरैना में महिला थाना के निर्माण में अवैध रेत का उपयोग किया जा रहा था। जब वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे ने रेत को पकड़ लिया तो अब पुलिस कार्रवाई से बच रही है। एसडीओ पांडे ने पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पामगढ़ में अवैध कॉम्प्लेक्स पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। शासन की अनुमति के बिना सरपंच और सचिव की मिलीभगत से यहां पर 12 दुकानों का निर्माण कर 7-7 लाख रुपए में इसकी बिक्री की गई थी। मामले की शिकायत पर एसडीएम करुण डहरिया ने कॉम्प्लेक्स को सील करने के साथ ही सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई की। बता दें कि पामगढ़ में पहली बार ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि पंचायत में पहले भी मनमाने की शिकायतें आती रही है। बालोद में 1.5 महीने पहले संदिग्ध हालत में नर्स की मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताने के बाद पुलिस ने शव को शमशान घाट से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस मामले को गहराई से जांच कर रही है, जिसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। राजनगर के खजुआ ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सभी पिपरमेंट के खेत में पानी देने के लिए गए हुए थे। वहीं खंजापुरवा में घर के पास आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे गंभीर हालत में राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। दतिया जिले में आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। घटना जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम सनौरा की बताई जा रही है, जहां की रहने वाली 2 चचेरी बहनें पास के मंदिर में माता के दर्शन के लिए गई हुई थी। अचानक गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई और दोनों पेड़ की ओट में छिप गई। तभी अचानक दोनों पर बिजली गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कटनी के निपनिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने पिता के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी जगदीश और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। अभनपुर के गिरोला में एक युवक ने 65 साल की बुजुर्ग से दुष्कर्म की कोशिश की और असफल होने पर बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी को मृतका के बेटे बहू ने मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की, जिसे पुलिस अभिरक्षा में मेकाहारा रायपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। धमतरी के रुद्री बैराज में एक युवती की तैरती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को बैराज से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस को घटनास्थल से मृतका की स्कूटी भी मिली है। बताया जा रहा है कि मृतका रविवार से ही घर से गायब थी। दमोह में 4 युवकों ने कांग्रेस नेता नौशाद खान पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में बदमाशों की दबंगाई का एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाश एक केमिकल व्यापारी के पास वसूली करने के लिए पहुंचे, लेकिन जब व्यापारी ने 10 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया तो बदमाश उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले की शिकायत व्यापारी ने थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। कवर्धा के पोड़ी चौकी के पास अज्ञात बदमाशों ने ट्रकों से 200 लीटर डीजल निकाला और फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वही बदमाशों ने गांव के ही उमेश गुप्ता और शांतिलाल के ट्रक और हाईवे से डीजल चोरी की। पन्ना के देवेंद्र नगर में स्टेट बैंक के अंदर से एक व्यवसायी के 5 लाख रुपए चोर चुरा कर ले गए, जिसके बाद व्यवसायी ने इसकी सूचना थाने में दी गई। राइस मिल व्यवसायी फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक गया हुआ था। वहीं पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। महासमुंद के टेमरी नाका पर पुलिस ने 2.5 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पानी की टंकियों में गांजा छुपाकर ला रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान टेमरी नाका के पास जब्त किया गया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। दतिया के टोड़ा पहाड़ में कंजर डेरा पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर करीब 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की और करीब 3000 लीटर गुड़लहान को मौके पर ही नष्ट किया। आबकारी टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी से 33 लाख के गहने बरामद किए गए। वहीं दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 6 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
जबलपुर के जेआरपी ने मुखबिर की सूचना पर जनता एक्सप्रेस से एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पिस्टल, 3 गोलियां और 1 मैगजीन भी बरामद की गई है। युवक के पास से ना तो पिस्टल खरीदने के दस्तावेज मिले और ना ही पिस्टल का लाइसेंस मिला है। पुलिस युवक की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खरगोन के बरवाह में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने बरवाह थाने में दर्ज करवाई थी। दीवा में न्यायालय में पेशी के लिए ले जाते समय एक आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी बेटू तिवारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही जिले के अलग अलग थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। नारायणपुर में 2 महिला नक्सलियों ने एसपी उदय किरण के सामने सरेंडर किया। एसपी के मुताबिक दोनों नक्सली जन मिलिशिया सदस्य थी। इधर जगदलपुर पुलिस ने दरभा इलाके से 1 नक्सली सहित 3 सहयोगी को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र के रिहायशी इलाकों में घुसकर आतंक मचाने वाला भालू अब जंगल की ओर मूव कर गया है, जिससे यहां के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बता दें कि रजौटी और ढेलसरा में एक बुजुर्ग महिला समेत कुल 3 लोगों को भालू ने बुरी तरह से जख्मी किया था। कानाटेंगारी जू में दिसंबर 2018 में सफेद बाघ की मौत के दस्तावेज नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने तत्कालीन रेंजर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरटीआई से यह पता चला कि प्रबंधन ने प्रावधान से परे जाकर प्राइवेट वेटनरी डॉक्टर से सफेद बाघ का पोस्टमार्टम करवाया था। आरटीआई के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरा मामला सामने आया। ग्वालियर के एक छात्र ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने का दावा किया है। दुष्यंत सिंह भदौरिया करीब 1,20,000 बोर्ड पिनों की मदद से एक अनोखी पेंटिंग बना रहे हैं, जो महज 48 घंटों में बनकर तैयार हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस तरह से बनाई गई ये सबसे लार्जेस्ट पेंटिंग होगी। बता दें कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम लोकल मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए लगातार इस काम की निगरानी भी कर रही है। खरगोन के अंजलि खोलकर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPER परीक्षा में 145वीं रैंक हासिल की है। इस परीक्षा में देश भर के करीब 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा में सफलता पाने का श्रेय अंजलि ने अपने माता पिता को दिया। GPAT की पहली परीक्षा 28 फरवरी को इंदौर और दूसरी 3 जुलाई को भोपाल में हुई। बलरामपुर के राजपुर में सिविल कोर्ट के जज गुलपान राम यादव का तबादला किया गया। ऐसे में आज बार कक्ष में अधिवक्ता संघ ने उनके लिए विदाई समारोह आयोजित की। बता दें कि गुलपान राम यादव पिछले 4 सालों से राजपुर सिविल कोर्ट में पदस्थ थे। आज विदाई के अवसर पर न सिर्फ अधिवक्ता संघ भावुक हो उठा, बल्कि न्यायाधीश भी भावुक हो गए। चित्रकूट में MP के हिस्से में आने वाले मां मंदाकिनी घाट पर रविवार की शाम से नियमित रूप से गंगा आरती शुरू की गई। सांसद दिनेश सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की उपस्थिति में गंगा आरती की गई। बता दें कि 1 हफ्ते पहले मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था।